हेलो, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाली वीडियो में जा करके जो भी निर्देशांक ज्यामिति के मैंने फॉर्मूले बताए थे आप उनको एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को 19 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। जैसे कि टॉप 100 सीरीज है, मैंने आपसे पहले बताया कि इन्हीं 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, यही 100 क्वेश्चन आप रिपीट करके जाएंगे, आपके 99 हो सकता है 100 नंबर तक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसी क्वेश्चंस की आप तैयारी भी करिएगा, रिपीट करिएगा, एग्जाम टाइम आपको यही मदद करेंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ऐसे मत छोड़ा करिए। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा देखने से आपके हित के लिए ही है। आप क्योंकि एजुकेशन में जितना, क्योंकि अब हाई स्कूल बहुत ही नज़दीक है, ठीक, अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो अब आप लोग कोई भी लापरवाही मत करिए। जितना भी है सब कुछ छोड़ दीजिए। आपका पहला काम है पढ़ाई, पढ़ाई ही करिए। पढ़ाई के अलावा अभी आपके लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 20वें का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, मतलब ए व बी के बीच की दूरी डी बराबर, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट, ये इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको x2 और y2। ठीक है, आप लोग इसको भी x1 y1 या इसको x2 y2 बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखिए x1 की जगह हम 5 लिख देंगे, माइनस x2 की जगह -3 है तो माइनस माइनस +3। एक चीज ध्यान रखिएगा, चिन्हों का बहुत खेल है। ठीक, आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, जल्दबाजी में 5 लिख दिया, माइनस करके 3 लिख दिया, -3 तो गलत हो जाएगा। माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y1 हमारा कितना है 8 है, माइनस y2 हमारा कितना है 2 है का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 5 + 3 हो गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 इकाई। इकाई इसलिए लिखा जाता है, आप लोगों को बता दें, क्योंकि इसमें कोई सेंटीमीटर या मीटर में तो दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे इकाई। अगर क्षेत्रफल निकालते तो हम लोग लिखते हैं वर्ग इकाई। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग इकाई, अगर केवल दूरी निकालनी होगी तो इकाई, आयतन निकालेंगे तो घन इकाई। क्या लिखेंगे घन इकाई। खैर, आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग 20वें का सेकंड पार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार देख करके प्रैक्टिस बहुत जरूर, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस से अभ्यास कर सकते हैं आप करिएगा। ठीक, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, त्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना, क्योंकि समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटना करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। हम लोगों मान लीजिए कि एक बिंदु ये दे रखा है, एक ये रेखा है, एक बिंदु है 4, -1 और ये दूसरा बिंदु है आपका -2, -3। इसको ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। समत्रिभाजित की बात कर रहा है तो इस रेखाखंड के 3 बराबर भाग करेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये भाग हो गया और इतना ही भाग यहां पर मान लीजिए एक ये भाग हो गया। ठीक है, देखिए 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3, मतलब एक मान लीजिए ये 1 मीटर है, ये भी मान लीजिए 1 मीटर है और ये भी मान लीजिए 1 मीटर है। सपोज दैट, एक मानना है। ठीक, इसको हम लोग ए बी नाम दे चुके हैं, ये सी नाम दे दीजिए, ये डी नाम दे दीजिए। हमको सी के निर्देशांक निकालने हैं, ध्यान से समझ लीजिए कौन किसके निर्देशांक निकालने हैं, सी के। ए और बी के बीच में सी नहीं है, हमने आपको बताया था अगर बीच में ना हो कहीं पर हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, अंतः विभाजन का सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक बड़े ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है m1x2, क्योंकि अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि सी मध्य बिंदु नहीं है, ए और बी का मध्य बिंदु ना सी है ना डी है। ठीक है, अब m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर बात आ जाती है कि सर x1 y1 तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि हमको सी के निर्देशांक निकालने, तो ये हमारा x1 मान लीजिए, y1, ये आपका x2 हो गया और ये y2। अब हमको अगर सी के निर्देशांक निकालने हैं तो ध्यान रखिए कि डी को आप अभी कुछ मत मानिए, डी है ही नहीं, मान लीजिए डी है ही नहीं। और अगर डी है नहीं अभी, क्योंकि सी के निकालने हैं तो हमको सिर्फ फोकस किस पर करना होगा, सी पर। ये लंबाई कितनी है 1,
एक है मतलब m1 हमारा एक है, m1 हमारा एक आ गया, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी, एक और एक मिलकर के कितनी हो गई, 2 हो गई। ये हमारी पूरी लंबाई हो गई 2। तो m2 हमें प्राप्त हो गया 2, m1 प्राप्त हो गया 1 और m2 हमारा आ गया 2। वही मान यहां पर रख देंगे। m1 हमारा कितना है, 1 है, x2 हमारा कितना है, -2 है, प्लस इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, m2 हमारा कितना है, 2 है, x1 हमारा कितना है, 4 है, अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, m1 हमारा कितना है, 1 है, y2 हमारा कितना है, -3 है, प्लस m2 हमारा कितना है, 2 है, y1 हमारा कितना है, -1 है, अपॉन 1 प्लस 2, 1 में -2 का मल्टीप्लाई तो -2 आ गया, प्लस 8 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो गया, 8 में से 2 गया 6, 6/3, -5/3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ गया, 2, -5/3। तो हमको सी के निर्देशांक पता चल गए। सी के निर्देशांक क्या पता चल गए, वो हम यहां पर लिखे थे, 2, -5/3। अब जरा ध्यान दीजिए हमको किसके निर्देशांक निकालने हैं, डी के निर्देशांक। तो डी हमने कहा यहां पर माना हुआ था, डी के निर्देशांक निकालना बाकी है, तो मैं यहां निकालने दे रहा हूं। ठीक, अब डी के निर्देशांक निकालने के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि अब आप सी को भूल जाइए। अब अगर आप सी को भूल जाएंगे तो ये दूरी 2 हो जाएगी और ये दूरी 1 हो जाएगी, फिर आप वही m1 x2 वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं, वो और भी सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है, हमको करना है कि हमको डी के निर्देशांक निकालना है। डी किसका मध्य बिंदु आ रहा है, देखिए सी और बी का मध्य बिंदु आ रहा है, सी और बी के जस्ट बीच में है, मध्य बिंदु में है, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डी के निर्देशांक निकलेंगे, डी किसका मध्य बिंदु है, आप लोगों को दिख रहा होगा, डी है सी और बी का मध्य बिंदु। फिर से मैं बता रहा हूं, डी क्या है, सी और बी का मध्य बिंदु। अब हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने यहां रफ कर दिया। अब हमको, क्योंकि सी के तो निकल ही आए हैं, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये आपका, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब जरा देखते हैं, x1 हमारा कितना दे रखा है, 2, x2 कितना है, -2/2, y1 कितना है, -5/3, y2 कितना है, -3। तो यहां पर आप -3 लिख दीजिए, बटे में 2 में से 2 गया 0, 0/2 कुछ भी होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे, यहां पर जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा और बटे में 2 है ही, तो ये 6 हो गया। तो यहां आ जाएगा -5 -3 त्रिका 9, 0, दोनों को जोड़ देंगे, -14/6, 0, 2 से कट जाएगा 7/3, सॉरी। ये हमारे किसका निर्देशांक प्राप्त हो गए, डी के। हमको सी के भी निर्देशांक पता चल गए और डी के भी निर्देशांक पता चल गए। बिल्कुल सिंपल है, अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक, बस डिजिट बदली हुई है, इसलिए यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी लगाकर जरूर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है, यदि बिंदु P, मतलब कोई एक बिंदु है जो दो बिंदुओं, मतलब कौन कौन से, A और B को मिलाने वाली रेखा, किसको किसको मिलाने वाली रेखाखंड, A और B को, तो पहले A और B को मिला दें, A को और B को मिलाने वाली, तो यही दोनों को मिलाने वाली कह रहा है, ए और ए तथा बी को मिलाने वाली रेखाखंड, बी का मान हमारे पास 2,8 है, मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित है। इनके रेखाखंड पर क्या स्थित है, ये P बिंदु स्थित है। मतलब एक बिंदु ऐसा है P कहीं पर जो इसी रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित है, मध्य में नहीं कह रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में मध्य शब्द का यूज नहीं किया है, तो एकदम मध्य में मत करिएगा कि सर हम मध्य में कर दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने शब्द नहीं कहा, P कहीं पर है मध्य को छोड़ करके। तो मान लीजिए यहां पर है, वो हम अपने मन से मान लेंगे, चाहे आप यहां मानिए चाहे आप यहां मानिए। तो P यहां पर है। अब P के कोऑर्डिनेट हमको क्या दे रखे हैं, m, 3। तो m का मान ज्ञात करना है।
फिर से मैं बता रहा हूँ 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले P बिंदु दिया है ना, तो P के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये M1 है, मान लीजिए हमको ये नहीं पता, ये M1 है और ये M2 है, तो P के निर्देशांक फॉर्मूला क्या लगेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक, इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 ही है, दिया ही नहीं है, x2, अब ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 है हमारा 2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस M2 कितना है, M2 है, M2 नहीं पता है, x1 कितना है, माइनस का 2/5 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1 हमारा कितना है, M1 नहीं पता, y2 कितना है, 8 है, M2 कितना है, M2 भी नहीं पता, y1 कितना है, 6 है, अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए P के निर्देशांक का फॉर्मूला यही होगा, अंतर्विभाजन का फॉर्मूला। अंतर्विभाजन क्यों लगाया, क्योंकि ये मध्य में नहीं है, मध्य में ना होकर के कहीं पर भी होगा तो अंतर्विभाजन का ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन P के निर्देशांक हमको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, M,3। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ये जो पहला वाला पार्ट है वो M के बराबर है और जो दूसरा वाला पार्ट है वो 3 के बराबर है। तो आप डायरेक्ट कंपेयर भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना कराने पर, चलिए करा देते हैं हम लोग। तो हमको चूंकि M का मान निकालना है, पहले M बराबर ये करा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 2M1, पहले इधर वाला लिख रहे हैं, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस 2/5 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M, समझ गए, इसका इज इक्वल टू M। अब दूसरे वाले का, इसको आप समीकरण करके छोड़ सकते हैं चाहे तो। अब दूसरे वाले की तुलना कराते हैं, दूसरे वाले की तुलना कराएंगे तो आएगा 8M1 प्लस 6M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 3, ठीक। अब इसको हल भी कर सकते हैं, ये अपॉन में वहां गया मल्टीप्लाई में हो गया, 8M1 प्लस 6M2 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3M1 प्लस 3M2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से M1 वाले एक तरफ ले आओ, M2 वाले एक तरफ ले जाते हैं। 8M1 माइनस 3M1 इज इक्वल टू, ये प्लस का 6M2 उधर जाएगा माइनस का, वहाँ 3M2 पहले से था, माइनस का 6M2, 8 में से 3 गया, 5M1 इज इक्वल टू माइनस का 3M2, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग या तो M1 का मान निकाल करके यहाँ रख दें, या थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग M2 को अपॉन में भेज दें, 5 को वहाँ कर लेंगे, तो M1 बटे M2 बराबर आ गया माइनस का 3/5। अब ध्यान से देखिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, M1 बटे M2 का मान माइनस 3/5। इसका अर्थ ये भी आप कह सकते हैं कि M1 की जगह माइनस, चूंकि माइनस में है तो M1 चाहे नीचे माइनस लिखो, तो हम लोग लिख सकते हैं M1 की जगह माइनस 3x और M2 की जगह लिख सकते हैं 5x। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी एक में माइनस लगाना है, ये मत करिएगा कि M1 माइनस 3x M2 माइनस 5x, गलत हो जाएगा। या तो M1 माइनस 3x और M2 को 5x रखिए, या फिर M1 को 3x या M2 को माइनस 5x रख सकते हैं, ठीक। चलिए M1 की जगह माइनस 3x रख देते हैं और M2 की जगह 5x रख देते हैं। यहां पर M1 की जगह माइनस 3x और M2 की जगह माइनस 2/5 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, M2 की जगह 5x लिखा है, अपॉन में M1 की जगह माइनस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू M, ठीक। यहां पर लिख दीजिए M1 व M2 का मान समीकरण 1 में रखा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट हम M1 की जगह 3 रख दें, माइनस 3 रख दें, M2 की जगह 5 रख दें, तो डायरेक्ट मत रखिएगा, x लगा करके रखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। अब यहां पर जरा सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट गया, यहां पर आ गया माइनस का 6x और ये माइनस का 2x
अपॉन 5x में से 3x गया तो 2x बचा इज इक्वल टू m। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, -6 -2 हो गया माइनस का 8x बटे 2x बराबर m। तो x से x कैंसिल हो गया, 2 से 8 कटोगे, 2 चौको 8, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई m की वैल्यू -4। यही हमारा आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अभ्यास 2-3 बार कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतने, इतना और इतना है, इतना संरेख हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रखा मिलेगा 100%। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर रखा मिलेगा। सेम यही नहीं, डिजिट चेंज हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का प्रश्न आपको जरूर से जरूर मिलेगा। संरेख शब्द का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो संरेख, जहां संरेख की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया, संरेख का मतलब आंख बंद करके आप तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख दीजिए, क्योंकि संरेख है, सिद्ध तो नहीं करना है। इसने कहा संरेख हो तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये हमको दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3। तरीका भी मैंने बता ही दिया है कि कैसे याद किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 23 31 12 करके, ठीक है, प्लस x2 y1 - y2 23 31 सॉरी 31 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। पहले को हम लोग मानेंगे x1 y1, दूसरे को मानेंगे x2 y2, तीसरे को मानेंगे x3 y3। ध्यान से समझ लीजिएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक, संरेख वाला तो पूछा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक, अब 1/2 बटे में वहां जाएगा, गुण में हो जाएगा, ये 0 हो गया। x1 हमारा कितना दे रखा है -5, y2 हमारा कितना दे रखा है p, माइनस y3 हमारा कितना दे रखा है -2, तो माइनस माइनस ये +2 हो गया, प्लस x2 हमारा कितना दे रखा है 1, y3 हमारा कितना दे रखा है -2, माइनस y1 हमारा कितना दे रखा है, y1 हमारा दे रखा है 0, प्लस x3 हमारा कितना दे रखा है 4, y1 हमारा कितना दे रखा है 0, माइनस y2 हमारा कितना दे रखा है p इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हमने 0 में भेज दिया। अब बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, -5p -5 का गुणा 2 में होगा, माइनस का 10। चिन्ह बार बार मैं कह रहा हूँ, चिन्ह पर जरूर ध्यान दीजिएगा, गलती से प्लस मत कर दीजिएगा वरना क्वेश्चन पूरा चला जाएगा। 1 का 2 में गुणा कराएंगे माइनस का 2 आ जाएगा, 4 का 0 में गुणा कराएंगे कोई 0 रहेगा, 4 का -p में गुणा करेंगे -4p आ जाएगा इज इक्वल टू 0। p वाले एक तरफ, बाकी संख्या एक तरफ। ये माइनस का 5p माइनस का 4p जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9p और ये 10 2 12 माइनस का 12 बराबर 0, माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, 9p इज इक्वल टू प्लस का 12, माइनस को भी वहाँ भेज दीजिए, तो 9p बराबर माइनस का 12, 9 को बटे में आप कर दीजिए, तो p का मान आ जाएगा माइनस का 12 बटे 9, 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, p का मान हमारा आ गया माइनस का 4 बटे 3। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी संरेख शब्द का अर्थ ही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो 0 होगा या 0 सिद्ध करना है। अब देखिए, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, b + c, ये 22 का फर्स्ट पार्ट है, b + c, b, c + a और c, a + b संरेख हैं। मैं संरेख का अर्थ भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, इसलिए बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें हमको जब सिद्ध करना है, मतलब अब ये कह रहा है कि सिद्ध करना है। जब आपसे क्वेश्चन में कह दे कि आप संरेख को सिद्ध कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर 0 आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कह दे कि ये 3 बिंदु संरेख हैं, तो इसका मतलब आप पहले से ही बराबर 0 लेकर के चलिएगा। और अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है, अगर संरेख बिंदुओं को सिद्ध करना होगा तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 सिद्ध करेंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं आगे क्वेश्चन, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको बिंदुओं को ही संरेख सिद्ध करना है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में 23 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो संरेख सिद्ध हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या कहलाता है, x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 या y3। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं सर अगर हम इसको x1 y1 इसको x2, आप मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान, जिसको मानना हो उसको मानिए, कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं होता है। x1 हमारा कितना दे रखा है a,
y2 हमारा कितना दे रखा है, c प्लस ए, y2 की जगह हम लिख देंगे c प्लस ए माइनस y3 हमारा कितना है। देखिए इन्होंने इसी वजह से क्वेश्चन दिया है कि आप कौन सी गलती कर दें, अभी मैं आपको बता रहा हूं। y3 कितना है, a प्लस बी, तुरंत आप a प्लस बी लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस का अंदर गुणा भी होगा, a प्लस बी में माइनस का गुणा, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। वो इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन दिया है जिससे कि आप गलती कर दो, ठीक। लेकिन गलती आप लोग मत करिएगा। x2 हमारा कितना दे रखा है, b, y3 क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस y1 हमारा b प्लस सी है, लेकिन माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस b और माइनस का c हो जाएगा। इसी प्रकार x3 हमारा कितना दे रखा है, c, और y1 हमारा कितना दे रखा है, b प्लस सी माइनस y2 हमारा c प्लस है, लेकिन माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस सी माइनस ए। गलती मत करिएगा, अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर गलत होता है क्वेश्चन, और इसी वजह से फिर हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, आंसर आता नहीं है, फिर हम लोग जो है उसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा। अब यहां पर देखिए, ये प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो गया, बचा का ए ब्रैकेट में सी माइनस का बी, और यहाँ प्लस का बी बचा है। अब यहाँ पर बी माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए माइनस सी, प्लस का सी बचा हुआ है, और अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, बी माइनस ए का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, 1/2 ए का मल्टीप्लाई कराएंगे, ए सी माइनस ए बी, अब बी का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बी ए कहिए चाहे ए बी कहिए, बात एक ही होती है, प्लस का, क्योंकि प्लस का भी साथ में, प्लस का ए बी और प्लस का माइनस में गुणा होगा, माइनस बी का सी में गुणा कराएंगे तो बी सी प्लस बी सी, और प्लस का माइनस में गुणा माइनस का ए सी कहिए चाहे सी कहिए, बात एक ही होती है। अब ये देखिए, प्लस का ए सी है, ये माइनस का ए सी है, कैंसिल हो गया, प्लस का ए बी है माइनस का बी है, ये भी घट जाएगा, प्लस का बी सी है माइनस का बी सी, ये भी घट जाएगा, 1/2 इंटू के अंदर क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो का मल्टीप्लाई कराएंगे, जीरो आ गया, सिद्ध हो गया। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, तो लिख देंगे अतः ये तीन बिंदु क्या है, संरेख हैं। बस इतना ही करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 22वें का सेकंड पार्ट, दो बिंदु दे रखा है, कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो इन दोनों को पहले जोड़ने वाला रेखाखंड बना देंगे। यहाँ हम लोग ए लिख दिया, ए के बिंदु है -3, 10, और दूसरा बिंदु यहाँ पर हमने बी मान लिया, इसके भी बिंदु दे रखे हैं 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, मतलब इसमें कहीं पर -1, 6 है, लेकिन हमको नहीं पता मध्य को छोड़ करके, क्योंकि मध्य की बात उसने नहीं करी है, इसलिए मध्य हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग भले हो सकता है मध्य में हो, लेकिन हम लोगों को मध्य नहीं लगाना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है सी, जिसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं -1, 6, किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब अब m1 बटे m2 का मान पूछ रहा है, इसको आप m1 मान लीजिए, इसको आप लोग m2 मान लीजिए, ठीक। m1 बटे m2 का मान हमको निकालना है। दो मेथड है, बहुत से लोग इसको k और 1 मान करके भी करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, इतने को k मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, और फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ा है m1 m2 से, उससे भी जिन लोगों को k और 1 से आता है तो वो लोग k और 1 से भी यूज कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं m1 m2 से आते हैं वो लोग m1 और m2 से ही इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें आपको k की वैल्यू निकाल आती है, ये k मान लिया जाता है, इसको 1 मान लिया जाता है, दोनों मेथड वही है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को c के, देखिए c के निर्देशांक अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने पहले ही बताया। m1 x2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नहीं पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ना, आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब c के निर्देशांक हमको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, -1, 6, m1 हमारा कितना है, m1 है, m1 ही है, x2 हमारा कितना है, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 हमें हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मानिएगा, इसको गलती से x1 y1 मत मान लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मत मानिएगा। खैर m1 आते हैं, m1 कितना हमारा दे रखा है नहीं दिया है, x2 हमारा कितना दे रखा है 6, m2 नहीं दिया है, x1 हमारा कितना दे रखा है -3 अपॉन m1 प्लस m2 रहने दीजिए आप, कॉमा m1 हमारा कितना दे रखा है नहीं पता, y2 हमें पता है -8 है, m2 नहीं पता, y1 पता है हमें, y1 है आपका 10, m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, माइनस यहां पर सॉल्व कर लेते हैं,
-1,6 इज इक्वल टू 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब हम लोग तुलना करा देंगे। अब तुलना में पहले वाले के साथ होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ होता है। तो दोनों पक्षों की तुलना कराने पर देखिए बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि इसको इससे तुलना करा लें या हम एक की ही तुलना कराएं, क्योंकि हमको m1 m2 एक में ही मिल जाएगा, तो क्यों हम 10 बार तुलना कराएं। हम लोग पहले का पहले वाले के साथ करा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इसकी तुलना कराएंगे तो आएगा 6m1 -3। आप दूसरे का भी तुलना करा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप करा सकते हैं। ठीक, अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। ये अपॉन में है, वहाँ जाएगा m2 में हो जाएगा। 6m1 -3m2 -1 का मल्टीप्लाई m में होगा तो -m1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई m2 में होगा तो माइनस का m2 आ जाएगा। और हमने आपको बताया m1 वाले एक तरफ कर लीजिए, m2 वाले एक तरफ, तो ये आ जाएगा 6m1 प्लस m1 इज इक्वल टू माइनस वाला वहाँ चला जाएगा 3m2 माइनस m2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब m2 नीचे भेज दीजिए, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। तो अनुपात हमको क्या प्राप्त हो गया m1/m2 का 2:7। यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। अब कल हम नेक्स्ट इसी के आगे क्वेश्चन बताएंगे। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 और 4 क्वेश्चन मुझको और बताना है। ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हाँ, एक बात बच्चों और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ये आप लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिए। कुछ ही क्वेश्चन बताता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताता हूँ, कि पर डे आप क्वेश्चन को देख करके लगा लीजिए, कॉपी में जरूर रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आप मैथ बहुत मजबूत हो जाएगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत चुटकियों में आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर मिलने ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन मिलने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।